बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों के अंतर्गत आता है। बच्चों, हम व्यावहारिक लेखन में अध्याय 15 और जिसमें हम सह-व्रत, बायोडेटा, लेखन और रोजगार के बारे में जान रहे हैं कि रोजगार लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र किस प्रकार दिए जाते हैं। हमने अब तक जो नरेंद्र नाम का जो एक विद्यार्थी है, वो अपने चाचा जी से सीख रहा है कि किस प्रकार अपना स्वव्रत या बायोडेटा लिखा जाता है। इसको हमने भी उसके साथ साथ सीखा। आज हम सीखेंगे कि बायोडेटा लिखा किस प्रकार जाता है। मतलब हमने लिखने का तरीका तो सीख लिया, लेकिन आज हम उसको लिखेंगे अपने हाथ से। और उसके साथ ही आवेदन जब किया जाता है रोजगार के लिए, तो वो आवेदन पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, उस आवेदन पत्र को भी आज हम यहाँ क्लास में सीखेंगे। तो देखो बच्चों, स्वव्रत इस प्रकार का था। कौन सा? जब नरेंद्र के चाचा जी नरेंद्र को कह के गए कि आप अपना बायोडेटा बनाओ, मैं तब तक आता हूँ, तो नरेंद्र ने अपना जो बायोडेटा बनाया या स्वव्रत बनाया वो इस प्रकार का था। आपको भी ये सीखना है और इसी प्रकार अपना बायोडेटा, अपन ने पिछली कक्षा में जब पढ़ा था कि किस प्रकार बनाना है, तो आज आपने भी बनाया होगा। आप भी इसे अपना बायोडेटा मिलान कीजिए। नाम, सबसे पहले अपना जो व्यक्तिगत परिचय देना है, नरेंद्र कुमार। पिता का नाम सुरेश कुमार। माता का नाम या माँ का नाम शबनम। जन्म तिथि, उसने अपनी यहाँ जन्म तिथि किस तरीके से लिखी है, उसी तरीके से आपको लिखनी है। वर्तमान का जो पता है जहाँ आप अभी रह रहे हैं, D72 पॉकेट 4 मयूर विहार फेज 1। इसके साथ में ये दिल्ली 110092, ये वहाँ का पिन कोड है। पिन कोड अपने जहाँ का आप अपना स्वव्रत बनाते हैं, तो जो अपना स्थायी पता है और वर्तमान पता है, उसमें पिन कोड लिखना बहुत ज़रूरी है। स्थायी पता वही, अगर हम अंग्रेजी में बनाते हैं इसको तो अपन लिख देते हैं ना एज इट इज, यानी स्थायी पता भी यही है, इसलिए यहाँ लिखा गया वही, इसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। टेलीफोन नंबर लिखना होगा अपना, जो आपका लैंडलाइन नंबर होता है, बेसिक फ़ोन होता है उसका, मोबाइल नंबर, साथ ही अपना ईमेल, जैसे नरेंद्र ने लिखा है 75narendra.com yahoo.com। इस तरीके से आपको अपना अभी ईमेल का पता भी लिखना है। अगर मान लो ऑनलाइन आपके पास कोई समाज सूचना आती है तो वो ईमेल पे आएगी, और यदि आपके पास में बुक पोस्ट से या कोई कुरियर से आती है या बाई पोस्ट कुछ आता है, तो आपका अपने पते के ऊपर आपका जो आवेदन पत्र उसको स्वीकार कर लिया गया है या निरस्त कर दिया गया है या पोस्टिंग लेटर आता है, जो भी आता है वो इन एड्रेस पे आपके पास आएगा। आगे देखो, वो तो थी अपना व्यक्तिगत परिचय, यानी जो विद्यार्थी या जो एम्प्लॉई है जो अपना व्यक्तिगत परिचय दे रहा है वो है। अगला है शैक्षणिक योग्यताएं, कि हमने कौन से वर्ष में किस तरह कौन सी परीक्षाएं कौन सी श्रेणी से प्राप्त की, मैंने आपको बताया। इसके लिए आपको एक टेबल टाइप बनानी पड़ेगी। क्रम संख्या, परीक्षा, डिग्री, वर्ष या डिप्लोमा, विद्यालय, बोर्ड, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, विषय, श्रेणी और प्रतिशत, इस तरीके की एक टेबल आपको बनानी पड़ेगी। परीक्षा सबसे पहले हम देखो बच्चों, 1 से 9 तक की जो हमारी पढ़ाई होती है स्कूलों में, वो हमारी बेसिक परीक्षा होती है। वो हमारा आधारभूत, हमारा शिक्षण कार्य है, यानी हमारा आधारभूत वो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, उससे हमारी नींव मजबूत होती है। लेकिन 10वीं क्लास से आते आते हम क्या है, अपने करियर की तरफ और अपने जीवन को आगे को बढ़ाने की तरफ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो 10वीं कक्षा में हमारे बोर्ड होता है। अब तक तो हमारी स्कूलों में हमारी कॉपियाँ चेक होती आई, हमारे खुद के टीचर हमारी कॉपी चेक करते हैं, लेकिन 10वीं परीक्षा आते आते सब जगह हमारे पूरे भारत में ये नियम है कि यहाँ बोर्ड की परीक्षाएं होती है। तो ये 10वीं कक्षा से हम अपना शैक्षणिक बायोडेटा लिखना शुरू करते हैं। 10वीं कक्षा कब पास की? 1997 में। कहाँ से पास की? राजकीय विद्यालय, जो भी आपका विद्यालय है उसका नाम लिखेंगे, और कौन से बोर्ड से प्राप्त की पास की। CBSE वाले CBSE से लिखेंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड से प्राप्त की। राजस्थान बोर्ड वाले राजस्थान बोर्ड की लिखेंगे, हरियाणा बोर्ड वाले हरियाणा बोर्ड की, यानी पूरे स्टेट में जो जहाँ से जिस बोर्ड से आपने 10वीं की परीक्षा प्राप्त की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ लिखेंगे। विषय कौन से रहे 10वीं में आपके ये विषय रहे, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, श्रेणी कौन सी आई और प्रतिशत आपका कितना बना। ये नरेंद्र ने सारा लिखा है कि मेरे ये विषय रहे, मेरी श्रेणी प्रथम आई और 93% मेरे कक्षा 10 में बने। अब 10 के बाद में आ गई 12वीं। 11वीं को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 11वीं हमारे क्या है, होम होती है। क्या होती है? हमारे स्कूल से ही होती है, यानी 1 साल का बीच में बच्चों को गैप दिया जाता है कि बच्चे वापस से बोर्ड की अच्छी तैयारी करें। इसलिए सीधा ही किसको लिख दिया,
12वीं कक्षा के लिए लिख दिया, जो कि 1999 में की इसने। स्कूल इसका वही है, बोर्ड इसका CBSE है, और इसकी जो विषय है वो अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित। देखो बच्चों, अब विषय बदल गए, क्योंकि कक्षा 11 में हम विषय लेते हैं, इसलिए इसने क्या विषय लिया है, इसने विज्ञान विषय लिया है, जिसमें इसने रसायन, भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित इसके विषय रहे हैं। और श्रेणी इनको प्रथम मिली है नरेंद्र को, 95% इसके नंबर आए हैं। अब उसके बाद में ये चला गया कॉलेज में। 12वीं पास करने के बाद में 3 साल इसने क्या किया, एकेडमिक डिग्री ली, जो कि इसने साइंस से ली, BSc फर्स्ट ईयर, BSc सेकेंड ईयर और BSc फाइनल ईयर, जिसको हम बैचलर ऑफ साइंस बोलते हैं। तो इसने BSc की डिग्री ली। BSc इसने की 2002 में ऑनर्स हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से इसने ये की, और कंप्यूटर साइंस में इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया 84% के साथ में, यानी BSc में इसको 84% मार्क्स प्राप्त हुए। उसके बाद ये है MBA, ये होती है प्रोफेशनल डिग्री। क्या है, मतलब हमको किसी नौकरी में जाने के लिए प्रोफेशनल जो काम किया है, इसने प्रोफेशनल डिग्री है ये इसकी, और इसको एक तरीके से हम PG भी कह सकते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये MBA जब इसने किया है, MBA प्रोफेशनल डिग्री, आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से इसने MBA किया। कंप्यूटर साइंस में किया होगा या किस में भी किया, इसके प्रथम श्रेणी आई और 85% इसको मार्क्स मिले। ये जो MBA होता है ये बिजनेस मैनेजमेंट होता है। क्या होता है, बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री, यानी कि व्यापार प्रबंधन में मास्टर डिग्री होती है, उसे हम MBA कहते हैं। तो ये उसका सारा बायोडेटा है। आगे देखो, अब उसने अपनी और संबंधित योग्यताएं लिखी। तीसरे नंबर पे संबंधित, फर्स्ट नंबर पे व्यक्तिगत जानकारी, सेकंड नंबर पे शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताएं, थर्ड नंबर पे अन्य संबंधित योग्यताएं, उसे अब क्या क्या है, और उसकी कंप्यूटर का उसे अच्छा ज्ञान और अभ्यास है, ऑफिस तथा इंटरनेट, MS ऑफिस तथा इंटरनेट, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान तथा अभ्यास। कंप्यूटर में उसे किस किस चीज़ का ज्ञान है, MS ऑफिस होता है कंप्यूटर में, जो बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं उन्हें पता होगा, और इंटरनेट के ऊपर उसे पूर्ण रूप से जानकारी है। उसने या तो उसने कोई डिप्लोमा या डिग्री इसमें ले रखी है। फ्रांसीसी भाषा का कार्य योग ज्ञान, यानी एक थर्ड जो लैंग्वेज है, बच्चे आजकल सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं, कोई फ्रेंच सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं। तो यहाँ नरेंद्र ने लिखा है फ्रांसीसी भाषा का उसे इतना ज्ञान है कि वो अपना काम उसमें कर सकता है। अन्य उपलब्धियाँ उसकी, अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता वर्ष 2001 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। राजीव गांधी स्मारक निबंध प्रतियोगिता 2002 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। आपको भी अपना बायोडेटा इसी तरह बनाना है। विद्यालय और महाविद्यालय क्रिकेट टीमों का वो कप्तान रहा है, दोनों का। अब ये तो सारी उसकी गतिविधियां जो पहले थी वो उसने बता दी। अब कार्यतर गतिविधियां और अभिरुचियां, यानी उसकी हॉबीज़ क्या हैं और वो कर क्या सकता है। देखो, अभी जो कार्यतर गतिविधियां चल रही है उसकी, उद्योग व्यापार संबंधी पत्रिकाओं और अखबारों का नियमित पाठन करता है। कार्यतर गतिविधियां अभी वो क्या कर रहा है, उद्योग व्यापार संबंधी सारी पत्रिकाएं पढ़ता है और अखबारों का नियमित पाठक है, नियमित अखबार पढ़ता है। देश भ्रमण का उसे शौक है, इंटरनेट पर सफरिंग का उसे बहुत शौक है, फुटबॉल और क्रिकेट में उसकी अभिरुचि है। तो ये उसकी कार्यतर गतिविधियाँ हैं। इसके अलावा देखो, वैसे सम्मानित व्यक्तियों का विवरण से जो उम्मीदवार की व्यक्तित्व उपलब्धियों से परिचित हो। हमने अंतिम ये देखा था कि उन व्यक्तियों के नाम और पते जो कि प्रतिष्ठित व्यक्ति हों और जो आपको जानते हो, आपकी उपलब्धियों के बारे में जानते हो, उन व्यक्तियों के नाम और पते आपको यहाँ लिखने हैं। जैसे ये तो कॉलेज से अभी अभी निकला है, तो इसका तो किसी बड़े व्यक्ति से संबंध है ही नहीं, तो ये अपने कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, प्राध्यापक है, उनके नाम पते लिख सकता है। जैसे नरेंद्र ने लिखा है श्री जे रामनाथन, निदेशक, आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लोधी स्टेट, नई दिल्ली। यानी कि इसने अपने जो जहाँ से इसने वो किया है, अपने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया है, जो कुछ भी किया है, उस इंस्टीट्यूट का इसने अपना नाम लिख दिया है। देवेंद्र गुप्ता, प्राध्यापक, मार्केटिंग, आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लोधी स्टेट, नई दिल्ली। यानी ये तो वहाँ के निदेशक हैं और ये उस MBA कॉलेज के ये क्या है, देवेंद्र गुप्ता प्राध्यापक है, दोनों प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। दोनों से इनके बारे में, नरेंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आप फिर यहाँ तिथि लिख सकते हो, मतलब सेवरत जो जिस आवेदन को आप लगाओगे, जो विज्ञापन आया है, विज्ञापन के साथ आवेदन और आवेदन के साथ आप ये जो अपना सेवरत लगाओगे, उसी दिन की तिथि और अपना जो स्थान है वो स्थान, और यहाँ आप अपने साइन भी करेंगे। ठीक है, आवेदक अपने हस्ताक्षर यहाँ करता है। अब आगे देखो, चाचा जी ने सेवरत पर नज़र डाली और नरेंद्र की ओर देखकर संतोष और प्रशंसा के सम्मिलित भाव से मुस्कुराए। यानी
अब चाचा जी को विश्वास हो गया कि नरेंद्र ने अपना अच्छा एकदम सैवरत बनाया है, अपना बायोडेटा बहुत अच्छा बनाया है। थोड़ा विराम देकर वे आगे कहने लगे, अब तुम्हारा सैवरत पूरी तरह तैयार है, इसे सुरक्षित रखो, जब भी आवेदन करना हो इसे भेज दो। हाँ, विज्ञापन में वर्णित योग्यताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसमें थोड़ा हेर फेर या जोड़ घटाव करना मत भूलना। यानी चाचा जी ने नरेंद्र से कहा, तुम्हारा सैवरत बिल्कुल सही है, अब आप इसको रख दो, लेकिन जो विज्ञापन तुम देखते हो, विज्ञापन में जिस विज्ञापन में तुमको सैवरत लगाना है, तो विज्ञापन में क्या क्या चीज़ें दी गई है उसी के अकॉर्डिंग इस सैवरत को भेजना है। अगर इसमें कुछ हेरा फेरी करनी हो, कुछ जोड़ घटाव करना हो, कम ज़्यादा करना हो, तो वो तुम इसमें कर सकते हो, और तुम्हारा ये जो सैवरत है ये बिल्कुल सही है। अब आगे देखो। इसके बाद चाचा जी ने क्षण भर की एक अर्थपूर्ण चुप्पी साधी और फिर बोले, लेकिन नरेंद्र, यह तो आधी ही लड़ाई हुई, आधी तो अभी बाकी है। मतलब चाचा जी सैवरत को देख करके नरेंद्र को बता दिया कि उसको क्या करना है। फिर थोड़ी देर चुप हो गए और फिर बोले, नरेंद्र, ये तो अपनी आधी ही लड़ाई हुई, अभी तो अपनी आधी लड़ाई और बाकी है। तो देखो क्या मतलब, नरेंद्र की उत्सुकता बढ़ गई। नरेंद्र ने कहा, क्या मतलब, आप इतनी देर से सैवरत के बारे में बता रहे हो, मैं बना के भी लिया है, अब और क्या बाकी रह गया। अब चाचा जी कह रहे हैं, मतलब यह है कि सिर्फ सैवरत भर देने से ही काम नहीं चलेगा, सैवरत के साथ एक आवेदन पत्र भी लिखना होता है। क्या लिखना होता है? एक आवेदन पत्र। मान लो कोई विज्ञापन निकला है, उस विज्ञापन को हमने पढ़ा और उस विज्ञापन के साथ ही यदि हम अपना सैवरत, अपना बायोडाटा डालते हैं तो उसके साथ हम एक आवेदन पत्र भी डालते हैं। आप लोगों को भी इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। उस आवेदन पत्र में क्या लिखा जाता है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। बिना आवेदन पत्र के केवल विज्ञापन में सैवरत, विज्ञापन को देख करके उस वैकेंसी के लिए, उस पद के लिए सैवरत भेजने से काम नहीं चलता, उसमें आवेदन पत्र बहुत आवश्यक होता है। इस आवेदन पत्र के साथ हम सैवरत को लगाते हैं और नियोक्ता को उसको विचार करने के लिए भेज देते हैं। यानी कि हमने विज्ञापन को पढ़ा, जिस कंपनी ने निकाला है, उसके साथ हम उस विज्ञापन को पढ़ के उस विज्ञापन के अनुरूप हम एक आवेदन पत्र बनाते हैं और आवेदन पत्र और सैवरत को लगा करके हम नियुक्त करने वाले व्यक्ति यानी नियोक्ता को वो हम भेजते हैं। अब आगे देखो। मगर चाचा जी, जब सैवरत में सारी जानकारियां ही दे दी जाती है तो फिर अलग से आवेदन पत्र लिखने की क्या ज़रूरत पड़ती है। अब नरेंद्र कह रहा है, सैवरत में अपनी व्यक्तिगत, शैक्षिक, प्रशैक्षिक जो भी है हमने सारी जानकारियां दे दी, फिर अलग से आवेदन पत्र क्यों देना पड़ता है। तो आप देखो बच्चों, आवेदन पत्र क्यों देना पड़ता है, अब चाचा जी बताएंगे। ये अच्छा सवाल है। सैवरत तो बनाया रखा रहता है, विज्ञापन देखा और भेज दिया। सैवरत क्या है, किसी कंपनी ने विज्ञापन निकाला नौकरी के लिए, उसको देखा और उसको भेज दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अतः सैवरत से यह पता नहीं चलता कि उसमें उम्मीदवार पद और संबंधित संस्थान को लेकर कितना गंभीर है। यानी कि चाचा जी ये कहना चाहते हैं, मान लो किसी कंपनी ने विज्ञापन निकाला, आपने विज्ञापन लिया, विज्ञापन की कॉपी निकाली और उसके साथ अपना सैवरत अटैच करके उस कंपनी को भेज दिया, लेकिन हमारा जो बायोडेटा है उससे नियोक्ता को, जो नियुक्त करने वाला व्यक्ति है, उसको यह नहीं पता चलता कि उम्मीदवार है, जो मतलब एम्प्लॉई है, जो इसके लिए आवेदन कर रहा है, वो इस पद के लिए, जिस पद के लिए वैकेंसी निकली है और उससे संबंधित जो संस्थान है उसको लेकर कितना गंभीर है। हम बताएंगे भी तो सही ना कि हमने आपका ऐसे ऐसे आपका ये विज्ञापन पढ़ा और इस विज्ञापन के बारे में मैंने ये जाना, मैं आपकी कंपनी के बारे में ये जानता हूँ, मेरी ये उपलब्धियाँ। हालांकि हमने इसको, अपनी उपलब्धियों को सैवरत में लिखा है, लेकिन हम अपनी उपलब्धियों को थोड़ा सा विस्तार है जो आवेदन में बताएंगे, और जो विज्ञापन आया है उस विज्ञापन का भी हवाला हम उस आवेदन पत्र में देंगे। तो देखो अब चाचा जी बताएंगे। सैवरत की एक कमी यह होती है कि यह सूचनाओं के सिलसिलेवार संकलन के रूप में होता है। ये क्या होता है, सैवरत क्या होता है, सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन है। व्यक्तिगत परिचय, फिर उसके बाद में अपना शैक्षिक, प्रशैक्षिक जो भी परिचय है, जितना भी है वो सब क्या है, एक क्रमानुसार होता है। इसमें भाषा का व्यक्तिगत स्पर्श नहीं आता, इसमें भाषा नहीं होती है। इसमें तो अपन क्रम से लिखते जाते हैं, ये चीज़ ऐसे 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 ऐसे। लेकिन आवेदन पत्र में क्या है, व्यक्तिगत भाषा आती है। क्या आती है, व्यक्तिगत भाषा आती है, जो कि नियोक्ता और उम्मीदवार को एक दूसरे को आपस में जोड़ती है, इसलिए आवेदन पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ चाचा जी कह रहे हैं कि इसमें सैवरत में केवल एक कमी यह होती है, इसमें सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन के रूप में होता है। इसमें भाषा का व्यक्तिगत स्पर्श नहीं आ पाता, यानी व्यक्तिगत जो स्पर्श है, जो जुड़ाव है, वो इसमें नहीं हो पाता है। ये केवल क्या है, केवल सूचनाओं का संकलन है। दूसरी ओर आवेदन पत्र हर विज्ञापन के लिए विशेष तौर पर लिखे जाते हैं। यदि हम आवेदन पत्र किसी भी सैवरत के साथ या किसी भी विज्ञापन के लिए नहीं लिखेंगे तो हमारा सैवरत एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी नियोक्ता है जो कंपनी है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी बिना आवेदन पत्र के। ये क्या है, आवेदन पत्र क्या करते हैं, ये उम्मीदवार के भाषा ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता की तो जानकारी देते ही हैं, साथ ही ये यह भी दर्शाते हैं कि उम्मीदवार पद और संस्थान को लेकर गंभीर है या नहीं। देखो आवेदन पत्र किस लिए दिए जाते हैं। अब चाचा जी ये कह रहे हैं जो आवेदन पत्र है
वो उम्मीदवार के भाषा ज्ञान का तो बताएगा ही बताएगा और उसकी अभिव्यक्ति बताएगा कि उसकी भाषा ज्ञान की अभिव्यक्ति कितनी अच्छी, कितना अच्छा आवेदन पत्र वो लिख सकता है, उसकी जानकारी तो देते ही हैं, साथ ही यह भी बताते हैं कि उम्मीदवार इस पद के लिए और इस कंपनी के प्रति या इस संस्थान के प्रति कितना गंभीर है या नहीं है, मतलब वो वास्तव में नौकरी चाहता है या नहीं चाहता है, या केवल वो अपना टाइम पास करने के लिए अपना सैवरत भेज रहा है। मान लो उसका सैवरत देख लिया और देख करके, अच्छे सैवरत को देख करके यदि उसको एक्सेप्ट कर लेता है नियोक्ता और बाद में वो उस पद के लायक ही नहीं हो या उस पद पे वो काम करना नहीं चाहता हो, तो इसके लिए आवेदन पत्र बहुत आवश्यक होता है। नियोक्ता को योग्य उम्मीदवार की तलाश तो होती है और वह ये अपेक्षा करता है कि चयन के बाद नौकरी में कम से कम कुछ वर्षों तक तो अवश्य टिके। आवेदन पत्र से बहुत कुछ इन बातों का आभास नियोक्ता को मिल जाता है। देखो, कंपनी जबकि कोई संस्थान किसी को उम्मीदवार को नियुक्त करता है तो वो ये भी चाहता है कि मैंने इसको बार बार, ये थोड़ी कि वो आवेदन निकालता रहेगा, बार बार किसी को नियुक्त करता रहेगा। नया व्यक्ति आता है, काम समझता है और काम समझ के फिर कुछ दिनों में 2-4 महीने में नौकरी करके दूसरी नौकरी में चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये आवेदन जो है वो करवाया जाता है। तो नियोक्ता को योग्य उम्मीदवार की तलाश होती है, जो संस्थान का नियोक्ता होता है उसको योग्य उम्मीदवार की तलाश होती है और वह भी ये अपेक्षा रखता है कि जो नौकरी में जो नियुक्त होकर के जो उम्मीदवार आए वो कम से कम कुछ साल तक तो यहाँ टिके, कुछ साल तक तो कंपनी को अपना समय दे। और आवेदन पत्र से इन बातों का नियोक्ता को आभास हो जाता है कि ये व्यक्ति टिकने वाला है या नहीं, है ये व्यक्ति काम करने वाला है या नहीं। चाचा जी, आवेदन पत्र तो हम लोग स्कूल के ज़माने से ही लिखते रहे हैं, क्या नौकरी के आवेदन पत्र अपने स्वरूप में अन्य आवेदन पत्रों से भिन्न होता है? अब नरेंद्र सवाल करता है कि चाचा जी, जो आवेदन पत्र है, मतलब जो प्रार्थना पत्र टाइप है, ये तो हम तो स्कूल के ज़माने से लिखते आ रहे हैं, आप भी लिखते आ रहे हो, कि क्या ये जो आवेदन पत्र नौकरी के लिए लिखा जाता है, क्या ये अपने स्वरूप में अन्य आवेदन पत्रों से भिन्न होता है? यानी जो हम प्रार्थना पत्र जो भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं, क्या ये उससे बिल्कुल अलग होता है? अब देखो, चाचा जी बताएंगे, आवेदन का ढांचा या स्वरूप तो वैसा ही होता है। मतलब जैसे अपन लिखते हैं, अब तो सेवा में लिखना देखो बच्चों कम हो गया है, सेवा में फिर यहाँ जिसके लिए लिखना है उसका, फिर यहाँ इसी के नीचे अपन लिखते हैं महोदय लिखते हैं, फिर अपना सारा विवरण लिखते हैं, फिर अपन यहाँ अपना भौदीय लिखते हैं ना। पहले तो हम इधर लिखते थे, लेकिन आजकल ये इधर शिफ्ट हो गया है। ये बार बार आवेदन पत्र का जो ढांचा है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो चाचा जी कह रहे हैं कि आवेदन का ढांचे का स्वरूप तो वैसा ही रहेगा, उसी तरीके से ही लिखेंगे प्रिय महोदय करके, जैसा अन्य दूसरे आवेदन पत्र में होता है, लेकिन इसका उद्देश्य अलग होता है। क्या होता है? इसका उद्देश्य अलग होता है। यहाँ हम कोई 2 दिन की छुट्टी थोड़ी मांग रहे हैं, या हम बीमार हो गए उसकी छुट्टी मांग रहे हैं, या हमको किसी शादी में जाना है, यहाँ ये नहीं होता। ये जो आवेदन पत्र है इसका उद्देश्य है पद के लिए अपनी योग्यता और गंभीरता के प्रति नियोक्ता का विश्वास जगाना। यहाँ जो हम आवेदन पत्र लिखेंगे नौकरी के लिए, वो उस आवेदन पत्र का उद्देश्य क्या होगा कि पद के लिए, जिस पद के लिए हम आवेदन कर रहे हैं उसके लिए अपनी योग्यता के बारे में बताना, लिख करके। स्वयं में तो लिख ही दिया, लेकिन हम अपने शब्दों में जिसको व्यक्त करते हैं, योग्यता और गंभीरता, यानी हम कितने गंभीर है इस पद के प्रति, नियोक्ता का विश्वास जीतना होता है हमको अपने आवेदन पत्र के माध्यम से। उद्देश्य की भिन्नता की वजह से ही इसकी विषय वस्तु अन्य आवेदन पत्रों से भिन्न हो जाती है। तो यहाँ चाचा जी बता रहे हैं इसका उद्देश्य भिन्न है, इसका उद्देश्य बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई छुट्टी मांगने के लिए नहीं, यहाँ हम अपने करियर की सवाल है, यहाँ अपने जीवन को दांव पे लगाते हैं हम कि हम किस तरह उस पद के प्रति गंभीर होकर के काम करेंगे। तो उद्देश्य की भिन्नता की वजह से इसकी विषय वस्तु अन्य आवेदन पत्रों से अलग होती है। अब देखो चाचा जी बताएंगे आगे कि चाचा जी फिर आप यह भी बता दें कि विषय वस्तु के अंतर्गत क्या होगा और हम उसे आकार कैसे देंगे। अब नरेंद्र चाचा जी से पूछ रहा है कि चाचा जी आपने इतना ही बता दिया कि इसका ढांचा अलग है, इसका उद्देश्य अलग है, तो विषय वस्तु के अंतर्गत हम इसमें क्या लिखेंगे, तो और इसका आकार प्रकार कैसा होगा, आप ये भी मुझे समझा दें। अब चाचा जी बता रहे हैं, बेटे इस प्रकार के आवेदन पत्रों की विषय वस्तु मुख्यतः 4 हिस्से होते हैं। देखो, जो आवेदन पत्र किया जाता है किसके लिए, जो आवेदन पत्र हमको किसी नौकरी के लिए लिखा जाता है उसके मुख्यतः 4 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 4 हिस्से होते हैं। उनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 4 हिस्सों में हम किस प्रकार आवेदन पत्र को बांटेंगे वो देखो। पहला हिस्सा भूमिका का होता है। भूमिका जानते हो, हम किसी चीज़ की भूमिका बांधते हैं ना। हम कोई बात शुरू करने से पहले उसकी भूमिका बांधते हैं, नहीं बांधते, उससे पहले 2 शब्द कुछ या 2 लाइनें अलग से कुछ कहते हैं। उस भूमिका में क्या लिखते हैं हम, जिसमें उम्मीदवार विज्ञापन और विज्ञापित पद का हवाला देते हुए अपनी उम्मीदवारी की इच्छा प्रकट करता है। पहले खंड में उम्मीदवार क्या करता है, अपनी भूमिका बांधता है उस पद के प्रति, जो विज्ञापन निकला है उसके प्रति। उसमें क्या लिखता है, उम्मीदवार विज्ञापन और विज्ञापित जो पद है, जो पद निकला है उसका हवाला देते हुए कि आपके संस्थान ने
क्या किया है इस पद के लिए, मतलब इस पद के लिए ये जो आवेदन निकाला है उसके लिए मैं अपनी उम्मीदवारी की इच्छा रखता हूँ या मैं उसके के उम्मीदवार के योग्य हूँ, उसकी ईमानदारी की इच्छा प्रकट करता है। अब दूसरे खंड में क्या करता है, उम्मीदवार यह बतलाता है कि वह विज्ञापन में वर्णित योग्यताओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में किस प्रकार सक्षम है। पहले पद में तो भाई पहले खंड में वो बताएगा कि आपकी संस्थान ने विज्ञापन निकाला और मैं उसके लिए क्या करना चाहता हूँ, आवेदन करने की इच्छा रखना चाहता हूँ। और दूसरे खंड में वो ये बताएगा कि उम्मीदवार पद के लिए जो आपने योग्यताएं रखी है, मैं उन सारी योग्यताओं की आवश्यकताओं को मैं यहाँ पूरा कर रहा हूँ और अपने बारे में बताएगा। और तीसरे खंड में उम्मीदवार पद और संस्थान के प्रति अपनी गंभीरता और अभिरुचि को अभिव्यक्त करेगा। तीसरे खंड में जो उम्मीदवार है वो क्या करेगा, वो आवेदन के तीसरे खंड में लिखेगा उम्मीदवार का जो पद है वो और संस्थान के प्रति गंभीरता बताएगा कि मैंने आपके संस्थान के बारे में यहाँ इस तरह पढ़ा पत्रिकाओं में, मैं आपके संस्थान में कार्य करने लायक हूँ, आपका संस्थान बहुत ही उन्नति की तरफ जा रहा है। तो संस्थान के प्रति अपनी गंभीरता और अपनी अभिरुचि, यानी मैं आपके संस्थान में कार्य करने में रुचि रखता हूँ और मैं मतलब जहाँ तक सोचता हूँ कि मेरे कार्य करने से संस्थान अवश्य ही उन्नति करेगा। और चौथा खंड क्या होता है, चौथा खंड उपसंहार यानी आवेदन पत्र की विषय वस्तु की औपचारिक समापन के लिए होता है। चौथे खंड में क्या करता है, मतलब थोड़ा सा वो रिक्वेस्ट टाइप में होता है और उपसंहार होता है, सारा जो कुछ लिखा है उसका जो समरी होती है वो होती है, साथ ही रिक्वेस्ट टाइप में होता है कि मैं अपनी योग्यताएं यहाँ प्रेषित कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे आवेदन पत्र को स्वीकार कर मुझे इस पद के योग्य समझे। तो ये चौथा क्या होता है, खंड होता है। अब देखो अपन आवेदन पत्र को भी देखेंगे कैसे लिखा जाता है। तो नरेंद्र को चाचा जी की बातें समझ में आ रही थी मगर एक शंका अब भी मन में थी। उसने पूछा, तीसरे खंड के बारे में अभी अभी आपने बताया, इसमें उम्मीदवार पद और संस्थान के बारे में अपनी गंभीरता को अभिव्यक्त करता है, ये बात पूरे तौर पर साफ नहीं हुई। अब वो कहना चाहता है नरेंद्र भाई हम तो गए ही नहीं हैं उसमें, भाई हम तो संस्थान में गए ही नहीं हैं, हम कैसे उसके प्रति गंभीरता या अपनी अभिरुचि को या कैसे मतलब उसमें अभिव्यक्त कर सकते हैं। तीसरे खंड के बारे में, संस्थान के बारे में अपनी गंभीरता कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हम तो संस्थान के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। अब चाचा जी बताएंगे। देखो चाचा जी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, नरेंद्र जिस प्रकार नियोक्ता अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनता है उसी प्रकार उम्मीदवार को भी नियोक्ता का संस्थान पसंद आना चाहिए। यानी चाचा जी यहाँ कह रहे हैं, देखो नरेंद्र जिस प्रकार उम्मीदवार होता है, जिस प्रकार नियोक्ता जो होता है अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनता है, उनका स्वैवर देखता है, उनका आवेदन पत्र देखता है, बहुत सारों का देखता है, फिर उसमें जो उसे अच्छा लगता है उसको इंटरव्यू के लिए बुलाता है, साक्षात्कार के लिए। उसी प्रकार उम्मीदवार जो होता है, जो नौकरी करने के लिए जा रहा है, उम्मीदवार को भी नियोक्ता का संस्थान पसंद आना चाहिए। बिल्कुल, हमको यदि कंपनी पसंद नहीं आएगी तो हम क्यों जाएंगे उसमें काम करने। तभी उम्मीदवार के लंबे समय तक टिकने की संभावना रहती है। यदि हमको कंपनी पसंद है, हम उसमें आवेदन कर रहे हैं, तो आवेदन हम जब ही करेंगे जब हमें वो संस्थान पसंद होगा, वो पद हमें पसंद होगा, ताकि उसमें लंबे समय तक टिक सकें। जब उम्मीदवार पद और संस्थान को लेकर गंभीर होता है तो वह उसके बारे में जानकारियाँ हासिल करता है। आप मान लो किसी कंपनी में या किसी संस्थान में अपना एक आवेदन पत्र दे रहे हैं, अपना सेवर दे रहे हैं, उसमें क्या कोई वैकेंसी निकली है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करोगे या नहीं करोगे। उस कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करोगे तभी तो आप उसमें अपना आवेदन दोगे। ये थोड़ी कोई भी कंपनी आई और उसने क्या किया, विज्ञापन निकाला, आपने आवेदन सेवर भेजा और आप चले गए वहाँ काम करने, लेकिन आपको वहाँ का काम पसंद नहीं आया या उनको आपका काम पसंद नहीं आया। तो यहाँ चाचा जी बताना चाह रहे हैं, हम जिस संस्थान में आवेदन करेंगे या जिस संस्थान के विज्ञापन को देखेंगे तो उसके बारे में जानेंगे या नहीं जानेंगे। पहले हम उसके बारे में जानेंगे, तब हम उसको बताएंगे कि आपकी कंपनी इतनी अच्छी है और हम आपकी कंपनी आपके संस्थान में काम करना चाहते हैं। तो यहाँ चाचा जी कह रहे हैं, जब उम्मीदवार पद और संस्थान को लेकर गंभीर होता है तो वह उसके बारे में जानकारियाँ भी हासिल करता है और यह तय करता है कि वह उसके साथ सपनों और भावी योजनाओं के अनुरूप है। यानी यह तय करना किसका काम है, ये काम उम्मीदवार का काम है कि मैं फलानी कंपनी में ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। जब हम कक्षा 11 में विषय लेते हैं, विषय लेने से पहले ये थोड़ी कि हमारे मम्मी पापा ने कह दिया ये ले लो तो हमने ये लिया, हम कह दिया पेंटिंग ले लो, हमने पेंटिंग ले ली और पेंटिंग में हमको एक फ्लावर बनाना भी नहीं आता, हमको एक फूल बनाना भी नहीं आता। उन्होंने कह दिया गणित ले लो, गणित में हमको 2+2 भी करने में जोर आता है। ऐसे नहीं होता है। हम जो भी काम करते हैं या कक्षा 11 में आते हुए जिस प्रकार हम अपनी इच्छा के अनुरूप, अपनी रुचि के अनुरूप जो विषय लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ चाचा जी ये बताना चाहते हैं कि जिस संस्थान में हम काम करेंगे पहले हम उस संस्थान के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और जानकारी हासिल करने के बाद में हम उस संस्थान को बताएंगे कि मैंने आपके बारे में ये जानकारियाँ मुझे मालूम हुई है पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, तो मैं आपके इस संस्थान में कार्य करने का उत्सुक हूँ। अगर उम्मीदवार ने जानकारी जुटाने के बाद संस्थान को अपनी इच्छाओं के अनुरूप पाया है तो आवेदन पत्र में इसकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए और नियोक्ता पर इसका बहुत अच्छा असर होता है। अब चाचा जी यहाँ ये बता रहे हैं, यदि उम्मीदवार ने जानकारी जुटाई है उस संस्थान के बारे में और
उसके बाद संस्थान को अपनी इच्छा के अनुरूप पाया है कि मैं इसमें काम कर सकता हूँ और ये मेरे लायक है, तो आवेदन पत्र में इसकी जो जानकारी है वो अवश्य चर्चा अवश्य होनी चाहिए, यानी नियोक्ता को अवश्य बताना चाहिए कि मैं आपके जो आपकी संस्थान है उसके बारे में ये जानता हूँ और आपका संस्थान उन्नति के शिखर पर चल रहा है और मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ। इससे क्या है, नियोक्ता पर इसका बहुत अच्छा असर होता है और नियोक्ता सोचता है कि ज़रूर वो हमारी संस्थान के बारे में अच्छा कुछ जानता है, तो हो सकता हो हमारे संस्थान से जुड़ा हुआ हो और हमारे संस्थान के बारे में कहीं पढ़ता हो, तो वह हमारे संस्थान में ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो इससे नियोक्ता पर बहुत अच्छा असर होता है। चाचा जी, अभी तक तो मैं विज्ञापन के जवाब में केवल सैवृत्ति भेजा करता था, मगर अब मैं सैवृत्त को आवेदन पत्र के साथ भेजा करूंगा। चाचा जी बोल पड़े, फिर शुभ कार्य में देर किस बात की। यानी आज तक देखो बच्चों, कोई किसी से कोई भी चीज़ पूछने में शर्म नहीं करनी चाहिए। हमको कुछ नहीं पता होता है, या कोई व्यक्ति यदि हमसे छोटा भी है, उम्र में भी छोटा है, कई बार क्या होता है, आजकल के जो छोटे बच्चे हैं वो कंप्यूटर इंटरनेट वगैरह ज़्यादा जानते हैं और जो बड़े लोग हैं उनको नहीं आता है, तो उनसे पूछने और समझने में भी शर्म नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार ये नरेंद्र, इसने कभी किसी से जानकारी हासिल नहीं की कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कितनी इसका इच्छा इसकी थी मार्केटिंग में काम करने की, तो उसके साथ में क्या कर रहा था, जैसे कोई विज्ञापन निकलता अपना टूटा फूटा सा सैवृत्त या बायोडेटा बना के भेज रहा था और हर जगह से इसका आवेदन निरस्त होकर आ रहा था। ये तो चाचा जी ने इसको पकड़ लिया और पकड़ के इसको सारी बातें समझा दी, और अब भी चाचा जी ने इसको सैवृत्त के बारे में बताया और ये केवल सैवृत्त बना करके विज्ञापन के साथ भेजने वाला था, अगर चाचा जी इसको आवेदन के बारे में नहीं बताते। तो यदि हमको किसी चीज़ में कोई भी शंका हो तो हम अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं, अपने साथियों से पूछ सकते हैं, अपने घर में बड़ों से पूछ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो अब नरेंद्र कह रहा है, अब तक तो मैं विज्ञापन के साथ केवल सैवृत्त यानी बायोडेटा ही भेजा करता था, अब मैं आवेदन पत्र भी भेजूँगा। तो चाचा जी ने कहा शुभ काम में देरी कैसी, अब चलो किस बात की, अब चलो वो आवेदन पत्र बनाते हैं। वो आवेदन पत्र किस प्रकार बनेगा। फिर वे अखबार के पन्ने पलटते हुए बोले, मैंने इसमें तुम्हारे लिए अभी अभी एक विज्ञापन देखा है, इंडिया केमिकल्स लिमिटेड के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है। यानी अब चाचा जी अखबार पढ़ रहे थे तो चाचा जी ने नरेंद्र से कहा, नरेंद्र मैंने तुम्हारे लिए एक विज्ञापन देखा है, एक संस्थान में इंडिया केमिकल्स लिमिटेड को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है, तुम इसके लिए आवेदन पत्र तैयार क्यों नहीं करते हो। और आवेदन का आवेदन होगा, इस बात की परीक्षा भी हो जाएगी कि अभी अभी तुमने मुझसे कितना सीखा है। अब चाचा जी कह रहे अखबार पढ़ते पढ़ते उन्होंने देखा अखबार में विज्ञापन आते हैं कि इंडिया केमिकल्स लिमिटेड को मार्केटिंग एजुकेटिव्स की ज़रूरत है, तो तुम एक काम करो, एक विज्ञापन इसका आवेदन पत्र तैयार करो। तो उसे ये इसके लिए, इसी संस्थान के लिए, तो इससे तुम्हें पता भी चल जाए, मुझे भी पता चल जाएगा तुमने आवेदन कितना सीखा है कितना नहीं सीखा, साथ ही हम तुम्हारा सैवृत्त लगा करके यहाँ आवेदन कर देंगे। नरेंद्र को अखबार पकड़ाने के बाद अब चाचा जी पड़ोस में अपने मित्र से मिलने चले गए और नरेंद्र अपने कमरे में आवेदन पत्र लिखने चला गया। जब आवेदन पत्र तैयार हुआ तो वह इस प्रकार था। अब नरेंद्र ने, चाचा जी तो चले गए पड़ोस में, और नरेंद्र ने अखबार के ब्याह पर यानी कि उस अखबार को लेकर के और किस प्रकार उसके विज्ञापन को पढ़ा और आवेदन पत्र तैयार किया, वो अब हम यहाँ देखेंगे। उसने लिखा, सेवा में महाप्रबंधक मानव संसाधन विभाग, इंडिया केमिकल्स लिमिटेड, 36 न्यू लिंक रोड, अंधेरी, मुंबई। यानी आपको यदि विज्ञापन के लिए कोई भी आवेदन पत्र लिखना है तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, उस कंपनी का पूरा नाम लिखेंगे, कंपनी का पता लिखेंगे और उसका पिन अवश्य लिखेंगे। जो ये पिन लिखा हुआ है, आप सोचोगे ये नंबर क्या है, ये वहाँ के पिन कोड नंबर है। विषय लिखेंगे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन। समझ में आ रहा है आपको इस तरीके से ये पत्र आवेदन, ये एक आवेदन पत्र है किसी भी कंपनी में किसी भी पद के लिए। जैसे यहाँ पर इसने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन किया है। महोदय, आज दिनांक 16 अप्रैल 2006 को दिल्ली से प्रकाशित नवभारत टाइम्स के प्रातः संस्करण में प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि आपकी कंपनी को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है। मैं इस पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये क्या है, ये पहला खंड है भूमिका। क्या है, पहला खंड है भूमिका। उसने भूमिका बांधी, कैसे बांधी कि मैंने आज क्या हुआ, अखबार में नवभारत टाइम्स के प्रातः संस्करण में आपके प्रकाशित विज्ञापन से मुझे पता चला कि आपकी कंपनी को मार्केटिंग एजुकेटिव्स की ज़रूरत है और मैं इस पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। आगे देखो, मेरा सैवृत्त इस आवेदन के साथ संलग्न है। नंबर 2, इसका अवलोकन करने पर आप पाएंगे कि मैं इस पद के लिए पूरी तरह उपयुक्त उम्मीदवार हूँ। अपना सैवृत्त जो डाला है, अगर सारी बातें इसमें थोड़ी लिखेगा, आवेदन में लिख दिया ना सैवृत्त इसके साथ संलग्न है, तो आप मेरा बायोडेटा देख सकते हैं। मैं विज्ञापन में आपके द्वारा वर्णित सभी योग्यताओं अर्हताओं को पूरा करता हूँ। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, यानी कि अब वो अपने बारे में संक्षिप्त रूप से बता रहा है। वहाँ तो सिलसिलेवार क्रम से लिखा हुआ था कि मैंने ये इस स्कूल से
इस बोर्ड से ये श्रेणी है मेरी और ये मेरे विषय है। लेकिन यहाँ पर दूसरे खंड में ये क्या है, अपने बारे में सविस्तार से बताएगा ताकि भाषा की अभिव्यक्ति हो सके और जो नियोक्ता है उसको पता चले कि व्यक्ति लिख सकता है, व्यक्ति अच्छा पढ़ सकता है और व्यक्ति अच्छे मतलब माइंड का है, अच्छी सोच रखता है। तो वो आगे बता रहा है कि सभी योग्यताओं और अर्हताओं को पूरा करता हूँ जो आपकी कंपनी ने इस पद के लिए मांगे हैं। उनका संक्षिप्त विवरण मैं दे रहा हूँ। जो मैं इन जो योग्यताओं को पूरा करता हूँ, नंबर 1, मैं विज्ञान का छात्र हूँ और रसायन शास्त्र मेरा प्रिय विषय रहा है। नंबर 2, मैंने इस विषय में ऑनर्स के साथ प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि पाई है, यानी यहाँ तक मैंने स्नातक कक्षा की है, यानी बैचलर डिग्री पाई है। मैं आपकी कंपनी की गतिविधियों और उत्पादों के वैज्ञानिक पहलुओं से न केवल पूरी तरह वाकिफ हूँ बल्कि उन्हें आपके ग्राहकों के समक्ष सरल शब्दों में प्रस्तुत करने की भी क्षमता रखता हूँ। यानी यहाँ अभी नरेंद्र बता रहा है अपने बारे में। मैंने मार्केटिंग में प्रथम श्रेणी में MBA किया है और मुझे मार्केटिंग के विभिन्न सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं का भी पूरा ज्ञान है। यानी इस तरीके का जो विवरण है अपने बारे में, जो वर्णन है, वो भी आपको भी करना है। मैं लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से स्वयं को अभिव्यक्त करने में सक्षम हूँ। मुझे वाद विवाद और निबंध की अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार मिले हैं। इसने डाला है उसमें अपने सैवरत में, लेकिन यहाँ इसने क्या किया, वर्णित रूप में लिखा है। मैं अपने विद्यालय और महाविद्यालय की क्रिकेट टीमों का भी कप्तान रहा हूँ। इससे मेरी टीम भावना और नेतृत्व क्षमता भी प्रमाणित होती है। मतलब मेरे ये श्रैवत में सब कुछ लिखा हुआ है, उसको इसने यहाँ विस्तार से लिख दिया है। मैं पर्यटन का शौक रखता हूं और लगभग पूरे देश के महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा कर चुका हूं। मेरी ये प्रकृति पद की आवश्यकता के अनुकूल है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो जगह जगह घूमते रहते हैं, उन्हें हर जगह की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ नरेंद्र बता रहा है कि मैं पर्यटन का शौकीन हूँ और भारत के बहुत सारे स्थानों पर मैंने भ्रमण किया है। तो मेरी ये प्रकृति यानी मेरा ये जो नेचर है आपके पद के अनुकूल है। मैं उद्योग और व्यवसाय से जुड़ी पत्र पत्रिकाएँ पढ़ने का शौक रखता हूँ। इनके माध्यम से अब ये तीसरे खंड में बता रहा है कि अब कंपनी के बारे में बता रहा है कि मैं आपकी कंपनी के बारे में क्या जानकारी रखता हूँ, कि मैं आपकी कंपनी की गतिविधियों से निरंतर अवगत रहा हूँ। अपनी स्थापना कुछ ही वर्षों के अंदर कंपनी की गतिविधियों में व्यापक विस्तार हुआ है। मेरी सूचना के अनुसार कंपनी ने भविष्य के लिए अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई है। दूसरे खंड में उसने अपना वर्णन कर दिया। तीसरे खंड में वो अब कंपनी के बारे में बता रहा है कि मैं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मतलब मैं पढ़ता रहता हूँ, तो आपकी कंपनी के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ, इसकी गतिविधियों से अवगत रहा हूँ। इसकी जब से इसकी स्थापना हुई है उसके बाद से निरंतर क्या है, उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ जा रही है निरंतर, और कुछ ही वर्षों के अंदर कंपनी की गतिविधियों में क्या है, व्यापक विस्तार हुआ है, यानी काफ़ी उन्नति हुई है। और मेरी सूचना के अनुसार जो मैं जानता हूं, जितना मैंने पत्र पत्रिकाओं में कंपनी के बारे में पढ़ा है, भविष्य के लिए अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाएं कंपनी ने बनाई हुई है। उसमें मैं भी खरा उतरूंगा यदि आपके साथ कार्य करूंगा। तो मैं महसूस करता हूं ऐसे माहौल में मुझे न केवल अपनी उन्नति और विकास का अवसर मिलेगा बल्कि मैं कंपनी की उन्नति और विकास में भी योगदान कर सकूंगा। वही बात है कि यदि मुझे इस पद पर आप नियुक्त करते हैं तो मैं ऐसे माहौल में, जो माहौल आपकी कंपनी का है और जो जितनी मुझे जानकारी है, जितना मुझे ज्ञान है, उन सबको मिला करके अपनी उन्नति और विकास का अवसर तो मुझे मिलेगा ही, साथ ही मैं कंपनी की उन्नति और विकास में भी बहुत योगदान कर सकूँगा। अब ये इसका उपसंहार है, यानी जो लास्ट का जो होता है ना, मतलब एक समरी टाइप जो लिखते हैं या रिक्वेस्ट टाइप जो होता है, अनुरोध है। यहाँ हो गया रिक्वेस्ट कि उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरे आवेदन पर सकारात्मक रूप से विचार करें और मुझे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर नियुक्त करें। देखो ये चौथा भाग हो गया उसका उपसंहार जो होता है, यानी पूरे जो हमने लेटर लिखा है, जो आवेदन पत्र दिया है उसका, और यहाँ एक रिक्वेस्ट भी आ गई कि मैं अनुरोध करूँगा कि मेरे सारे तथ्यों को ध्यान में रखें और रखते हुए मेरे आवेदन पर सकारात्मक रूप से विचार करें और विचार कर मुझे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर नियुक्त करें। भवदीय नरेंद्र कुमार। और इसके साथ ही यह नरेंद्र अपने साइन करेगा। क्या करेगा? नरेंद्र अपने साइन करेगा। अब आगे देखो, जब तक नरेंद्र का आवेदन पत्र तैयार हुआ, चाचा जी पड़ोस से वापस आ चुके थे। अभी नरेंद्र का आवेदन पत्र तैयार हो गया, चाचा जी भी पड़ोस से आ गए। उन्होंने आवेदन पत्र को पढ़ा और गहरी सांस खींचते हुए कहा, वैसे तो मैं कंपनी के मानव संसाधन विकास के महाप्रबंधक को अच्छी तरह जानता हूं, मगर मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है तुम यह पद अपनी योग्यता के बल पर हासिल कर सकोगे। जब चाचा जी ने उसे इतना पढ़ाया है, इतना सारा टाइम दिया, उसको सैवत बनाना बताया, उसको आवेदन बनाना बताया, अब यहाँ सिफारिश की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। तो चाचा जी कह रहे हैं वैसे तो जो ये कंपनी है, इसका जो महाप्रबंधक है मानव संसाधन विकास विभाग का, वो मेरा बहुत अच्छा जानकार है, लेकिन मैं वहाँ तुम्हारी सिफारिश नहीं करूंगा। तुम अपनी योग्यता के दम पे, अपने योग्यता के बल पर तुम क्या करो, इस पद को प्राप्त करो। आगे देखो,
2 महीने बाद मुंबई में चाचा जी के फ्लैट की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलने के बाद चाचा जी ने दरवाजे पर नरेंद्र को खड़ा पाया। हाथ में मिठाई का डिब्बा और गर्म सूट का एक पैकेट था। दोनों की नज़रें मिली और नरेंद्र ने चाचा जी के पैर छुए और चाचा जी ने बधाई देते हुए उसे गले लगा लिया। इसका क्या मतलब है कि चाचा जी का बताया हुआ सेवरत और चाचा जी के बताए हुए आवेदन पत्र के अनुरूप जब उसने, और वो कंपनी भी चाचा जी ने ही बताई थी, उसी कंपनी में जब नरेंद्र ने आवेदन किया तो नरेंद्र को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और उसे वहाँ पर चुन करके अपॉइंट कर दिया गया, यानी नियुक्त कर दिया गया। तो नरेंद्र ने क्या किया, नरेंद्र अपने मुंबई में अपने चाचा जी के फ्लैट पे गया और जैसे ही चाचा जी ने फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा नरेंद्र उनके दरवाजे पर खड़ा है। उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा और गरम सूट का एक पैकेट था। दोनों की नज़रें मिली और नरेंद्र ने चाचा जी के पैर छुए और चाचा जी ने नरेंद्र को गले लगा लिया। तो देखो बच्चों, इस तरह हमने नरेंद्र और चाचा जी की कहानी पढ़ते पढ़ते हमने एक सेवरत बनाना, बायोडाटा बनाना और एक आवेदन पत्र करना, दोनों चीज़ें यहाँ सीख ली है। आप ये जो आवेदन और सेवरत है इसको देख करके आप अपना सेवरत अभी से ही बना करके रखिए। फिर जो उपलब्धियाँ आपको मिलती जाती है आप उन उपलब्धियों को उसमें ऐड करते जाना। जब आप कक्षा 12 पास करने के बाद में एकेडमिक या प्रोफेशनल डिग्री में जाते हो और उसके बाद वहाँ से जब आप नौकरी के लिए आते हो तो इसी प्रकार का आवेदन पत्र और सेवरत विज्ञापन के अनुरूप आप अपना बना करके कंपनी में या जहाँ भी आप कोई सरकारी नौकरी में जाते हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं वहाँ पर ये अपना दे सकते हैं और अच्छी से अच्छी एक अपनी योग्यता के अनुरूप एक नौकरी या रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारा ये पाठ यहाँ पूरा हो गया। आप इसे पढ़िए और पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।